नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग? पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है जीएस की दुनिया में। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, वर्ल्ड क्लाइमेट शुरू हो चुका था। और वर्ल्ड क्लाइमेट के कितने टाइप्स हैं, क्लाइमेट को डिफाइन कैसे करते हैं, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी डाउट्स थे, वो मैंने क्लियर किए थे। आज से हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले पीछे की धूल झाड़ देते हैं। मैंने बताया था क्लाइमेट में वेदर में डिफरेंट क्या है। वेदर एक पर्टिकुलर एरिया का एक लोकल एटमॉस्फेयर चेंजेज होता है, लेकिन उस एरिया में एक लंबे समय तक जो वेदर में चेंजेज होते हैं उसी का औसत जलवायु होता है। यानी जलवायु एक ब्रॉड एरिया है और वेदर उसका एक शॉर्ट वर्जन एरिया है जो छोटे क्षेत्र में होता है। तो एक लंबे समय तक वही चेंजेज अगर होते रहते हैं तो उसी चेंजेज को हम बड़े स्तर पर जलवायु कह सकते हैं। क्लाइमेट को डिफाइन कैसे किया जाए, इसके लिए लेटीट्यूड सर्कल का हम सहारा लेते हैं। और अक्षांश रेखाओं के आधार पर हमने माना था पूरे ग्लोब में हम 3 प्रकार की क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच बिटवीन कैंसर टू कैप्रिकॉर्न जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। कैंसर टू आर्कटिक एंड कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक जो क्लाइमेट है वो हमारी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। और उसके ऊपर पोलर क्लाइमेट। ठीक, अब यहाँ से अगला प्रश्न बनता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को चेंज करते हैं। तो फैक्टर्स में सन से दूरी होना, ओशन करंट्स होना, लैंड, माउंटेन, ये सब हमारे मेन फैक्टर्स हैं। अब क्लाइमेट के सब जोन कौन कौन से हैं? वैसे देखा जाए क्लाइमेट के कई सब जोन हैं, लेकिन जिस क्लाइमेट से या जिन क्लाइमेट से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं हमें उन्हीं को समझना है। और इसीलिए हमने एक चार्ट फॉर्म में बताया कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कुछ क्लाइमेट हैं जैसे इक्वेटर क्लाइमेट, जैसे सवाना, जैसे मानसूनी, जैसे डिजर्ट्स। कुछ क्लाइमेट है जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हमें पढ़नी है, जैसे मेडिटेरेनियन, चाइना टाइप, स्टेपी, सेंट लॉरेंस क्लाइमेट। कुछ पोलर में है जैसे टैगा और टुंड्रा। इनके बारे में, इनकी लेटीट्यूड क्या पोजीशन है, कितने अक्षांश के बीच, क्या इनकी लोकेशन है, किन देशों में, किन महाद्वीपों में, क्या इनका वेजिटेशन है, इकोसिस्टम क्या है, इनकी इकोलॉजी क्या है, इन्हीं सारे प्रश्नों को देखना है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज की सीरीज हम शुरू करते हैं और फेमस क्लाइमेट से, जिसका नाम है इक्वेटर क्लाइमेट यानी विषुवतीय जलवायु। और इस क्लाइमेट की खास बात यह है कि ये विश्व की सबसे बेस्ट इकोलॉजी वाली क्लाइमेट है, जहाँ का इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड है और फेमस है। तो इक्वेटर का मतलब होता है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये हमारी इक्वेटर लाइन है जो ग्लोब को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। जो देश और महाद्वीप इक्वेटर को कवर करते हैं वो इस क्लाइमेट में आते हैं। कौन कौन से महाद्वीप इस क्लाइमेट में आ जाएंगे आप देख सकते हैं। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया इस क्लाइमेट से बिलोंग करते हैं। तो किस देश में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है, किस महाद्वीप में, तो 3 महाद्वीप हो गए। और इस महाद्वीप की खास बात यह कि इस महाद्वीप में, सॉरी, इस क्लाइमेट में जो भी महाद्वीप है वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो एवरग्रीन है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ वर्षा सबसे ज़्यादा होती है और यही फॉरेस्ट इस क्लाइमेट की विशेषता है। तो ये, और इसकी जो लोकेशन है इक्वेटर के दोनों तरफ लगभग 0 से 10 डिग्री के आसपास ये क्लाइमेट पाई जाती है। कई इसमें देश हैं, तो एक एक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने उस तरीके से चीज़ों को सेट कर दिया। लेटीट्यूड इसका पूछा जाए तो 0 to 10 लेटीट्यूड, नॉर्थ और साउथ, उत्तर दक्षिण दोनों तरफ, देखिए नॉर्थ और साउथ। अगला है लोकेशन। तो लोकेशन में साउथ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया, ये 3 कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पर ये क्लाइमेट पाई जाती है। अब इन कॉन्टिनेंट्स में भी इनका अगर हम रीजन देखें तो साउथ अमेरिका में अमेजन रिवर बेसिन जो है, अमेजन रिवर बेसिन आपकी ये है, ये निकलती है अमेजन नदी। इस नदी के आसपास का ये पूरा एरिया इस क्लाइमेट में आ जाता है। जिसे मेन कंट्री है ब्राज़ील। और अमेरिका अफ्रीका के फॉरेस्ट वर्ल्ड में फेमस है। एक मूवी आई थी अनाकोंडा,
अब देखिए, तो इन्हीं जंगलों में उसका पिक्चराइजेशन हुआ। तो यहाँ की सबसे बेस्ट इकोलॉजी है, फॉरेस्ट भी हर तरीके के हैं, सांप भी होगा तो अनाकोंडा टाइप का। विश्व में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इन्हीं जंगलों में, फॉरेस्ट में पाई जाती है। तो लोकेशन में ब्राज़ील, इसके अलावा अफ्रीका में कांगो बेसिन, कांगो रिपब्लिकन गणराज्य या जायरे क्षेत्र इसमें आ जाता है, और गिनी की खाड़ी, यानी आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया अफ्रीका का इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर भी कांगो जायरे नदी है। कांगो रिवर इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। तो इस क्लाइमेट में यहाँ भी सबसे अधिक वर्षा होती है। और गिनी की खाड़ी, गिनी कोस्ट इसको बोलते हैं, यानी मिडिल अफ्रीका। और कई देश इसमें आ जाएंगे, जैसे कांगो, जायरे, जायरे रिपब्लिकन, केन्या, तंजानिया, ये सब इसी क्लाइमेट में आ जाते हैं। इसलिए अफ्रीका ये क्षेत्र सबसे अधिक ट्राइब्स एरिया में माने जाते हैं। इस तरीके से साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, उनके जितने भी द्वीप हैं इस क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं। एग्जाम में कभी कभी क्या दिया होता है, 4 कंट्री दिए होते हैं, 4 देश दिए होते हैं, और पूछा जाता है कि किस कंट्री का कौन सा क्लाइमेट है और किस क्लाइमेट के कौन से देश हैं। तो जब इसकी प्रैक्टिस कराएंगे लास्ट में एमसीक्यू फॉरम में, तो ये चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। हर क्लाइमेट दुनिया की भारत में भी पाई जाती है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहाँ विश्व की हर प्रकार की जलवायु मिलती है। मजे की बात है कि इक्वेटर से लेकर के पोल तक विश्व में क्लाइमेट की जितने भी रीजन हैं, उसी सीरियल से भारत में भी क्लाइमेट पाई जाती है। ऊपर बनाने वाले ने बहुत खूबसूरती से भारत को बनाया। आप देख सकते हैं कि इक्वेटर के आसपास इक्वेटर क्लाइमेट है। तो भारत में इक्वेटर क्लाइमेट कहाँ पाई जाएगी? जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इस तरीके से इंडिया की अगर बात करें तो भारत में ये क्लाइमेट वेस्टर्न कोस्ट के किनारे किनारे, नॉर्थ ईस्ट हिमालय के रीजन में मिलती है, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसलिए इंडिया में ये क्लाइमेट मिलेगी इन इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट हिमालय रीजन। ऐसे पूछा जाए कि भारत में सवाना क्लाइमेट कहाँ पर है, स्टीपी क्लाइमेट कहाँ पर है, तो भारत में सवाना मिडिल पेनिनसुलर इंडिया में, स्टेपी नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, जहाँ पंजाब हरियाणा जैसे राज्य हैं जहाँ रबी की फसल। जैसे जैसे आप क्लाइमेट में एंट्री करेंगे तो भारत भी आपके साथ खड़ा रहेगा। आप पूरी दुनिया को समझ लें तो समझ में जो आता है वो भारत देश है, भारत को समझ लें तो हमें जो समझ में आती है वो दुनिया। इसलिए भारत को हम लघु विश्व बोलते हैं। तो भारत में भी क्लाइमेट पाई जाती है, क्योंकि मानसून के कारण जितनी वर्षा इन जंगलों में होती है उतनी ही भारत में भी होती है। ऐसे इसलिए जो फॉरेस्ट इंडिया में होंगे वही फॉरेस्ट यहाँ भी होंगे। अब इस क्लाइमेट में जो फॉरेस्ट होंगे वो खाते पीते घर के होंगे। टेम्परेचर भी ज़्यादा है, धूप भी ज़्यादा है, इकोसिस्टम भी ज़्यादा है। वुड्स काफ़ी सॉलिड होंगे, कठोर होंगे, लकड़ी के वृक्ष होते हैं। रबड़ है, सिनकोना है, आबनूस है, महोगनी, ये इस क्लाइमेट के फेमस ट्री हैं। यही ट्री भारत में भी पाए जाते हैं। यदि भारत में केरल की साइलेंट वैली में रबड़ का पौधा मिलता है, तो रबड़ भारत में तो होता है, लेकिन क्लाइमेट कौन सी है? तो आपका आंसर होगा क्लाइमेट है इसकी इक्वेटर। इसी तरीके से मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जब आप पढ़ेंगे तो ये भूमध्य सागर है, तो यहाँ की जो जलवायु है इसको हम मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। तो यहाँ पर अंगूर संतरे सबसे अच्छे होते हैं। यहाँ फलों की क्लाइमेट इसको बोलते हैं, बास्केट ऑफ फ्रूट्स। अब यही ना संतरे महाराष्ट्र में अगर यहाँ पर होते समुद्र के किनारे, तो भूमध्य सागरीय जलवायु भारत में कहाँ पाई जाती है? भारत में महाराष्ट्र में नासिक और नागपुर जैसे जिलों में ये क्लाइमेट पाई जाती है। इस तरीके से टैगा क्लाइमेट हमारी ये है कनाडा, अमेरिका और साइबेरिया, जहाँ पर चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस, ब्लू पाइन जैसे कॉनिकल ट्री मिलते हैं। तो ये क्लाइमेट भारत में कहाँ मिलेगी? भारत में हमारे हिमालय में मिलेगी। जब आप नीचे की तरफ हिमालय में जाएंगे तो ये क्लाइमेट आपको मिलेगी। चाहे आप कुल्लू जाइए, मनाली जाइए, शिमला जाइए, वहाँ आपको ये ट्री मिलते हैं। तो टुंड्रा क्लाइमेट जो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में है, यहाँ केवल ग्लेशियर मिलते हैं, फॉरेस्टिंग यहाँ नहीं होती। तो भारत में ये क्लाइमेट कहाँ होगी? काराकोरम हिमालय में, जहाँ सियाचिन ग्लेशियर जैसे ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से विश्व क्लाइमेट, भारत का रीजन एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो समझते रहिए।
और चीज़ों में जुड़ते भी रहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो लोकेशन भी हो गई, भारत में भी हो गई और वर्ल्ड में भी हो गई। तो नदी में अमेजन नदी और कांगो रिवर बेसिन इस क्लाइमेट में आ जाता है। इस क्लाइमेट की वेजिटेशन, वनस्पतियाँ या यहाँ का इकोसिस्टम क्या होगा, यहाँ का इकोसिस्टम, यहाँ की इकोलॉजी क्या होगी। तो यहाँ आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल इसलिए क्योंकि क्लाइमेट ही ट्रॉपिकल है, और एवरग्रीन क्योंकि सदाबहार है, और वर्षा वन है। यहाँ पर वर्ड्स है रेन, क्योंकि वर्षा होने के कारण यहाँ पर फॉरेस्ट सदाबहार है। इसी तरीके से जो आप सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पढ़ेंगे, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पढ़ेंगे, वहाँ के भी ट्री एवरग्रीन फॉरेस्ट है, पत्तियाँ नहीं गिरती हैं, लेकिन वहाँ रेन नहीं होती ज़्यादा। पत्तियाँ ना गिरने की वजह हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सदाबहार वर्षा वन है। इनको कहते हैं सेल्वास फॉरेस्ट। ब्राजील के जंगलों को सेल्वा बोलते हैं, इसलिए इनका नाम है सेल्वास वन। ये समझ लीजिए इनका टाइटल है, उपनाम है। तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो सेल्वास कहलाते हैं। जो सेल्वास फॉरेस्ट है दैट इज कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनेंगे। सेल्वा क्या होते हैं? सेल्वास मीन्स एवरग्रीन फॉरेस्ट, मानसूनी फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट, डिजर्ट टाइप फॉरेस्ट। तो सेल्वास का अर्थ होता है सदाबहार वन। और एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉल्ड आल्सो, सदाबहार वनों को कहा जाता है सेल्वास, कंपास, लैनोस, पंपास। ये अलग अलग इकोलॉजी की अलग अलग बेल्ट के नाम है। जो घास के मैदान है, जो आपको इसके बाद का जो क्लास होगा वो सवाना और स्टीपी ग्रासलैंड से हमने लिया है। दोनों ग्रासलैंड को हम एक साथ समझाएंगे कि सवाना और स्टीपी में क्या क्या डिफरेंट। तो इनको सेल्वास बोलते हैं। ये वन विश्व में सबसे अधिक ब्राजील में पाए जाते हैं। विश्व में फॉरेस्ट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो टाइगा जलवायु में पाए जाते हैं। रूस है, कनाडा है, इन देशों में ये वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। लेकिन ब्राज़ील का संबंध चूंकि इक्वेटर लाइन से है, इसलिए सदाबहार वन सबसे अधिक ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ये अलग बात है कि इन जंगलों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। हर तरीके की वनस्पतियां हैं, हर तरीके के पेड़ पौधे हैं, और ये कवर ओनली अबाउट 6% ऑफ अर्थ सरफेस। ये केवल 6% एरिया कवर करते हैं, लेकिन प्रोवाइड अबाउट 14% ऑफ ऑक्सीजन टू वर्ल्ड ऑक्सीजन। लेकिन इनसे क्योंकि ग्रीन बेल्ट ज़्यादा होने से इनकी ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो 40% से अधिक ही है, कम नहीं। और कौन कौन से ट्रीज में, हाँ ये भी एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है, क्योंकि पढ़ना भी है। और आप जब क्रिकेट के अगर खिलाड़ी हैं तो खेलना आप जानते हैं तभी क्रिकेट आप पसंद करते हैं, लेकिन खेलने में कुछ शार्ट ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे खेलते खेलते समझ में आती है। कोच जो होता है उसको पता होता है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि वो खेल चुका है और बहुतों को खिलाया है, खुद भी खेला है। तो आप जब तैयारी कर रहे हैं तो ये तो पता है कि क्वेश्चन ऐसे आएंगे, लेकिन अभी जो कंपटीशन की गलियों में ज़्यादा टहले हैं नहीं। तो अगर हम आपके कोच बन जाएं या किसी को भी आप मान लें, तो ये तो पता है कि ये यहाँ ऐसे आएगा, यहाँ वैसे आएगा, तो आपका उतना समय बच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, क्लाइमेट दी होती है और एक तरफ फॉरेस्ट दिए होते हैं। नमूना आपको सैंपल देते हैं, जैसे जैतून, देवदार, सिनकोना और खेजड़ी। और 4 क्लाइमेट दे देता हूँ, डिजर्ट्स, मेडिटेरेनियन, मानसूनी और मेडिटेरेनियन इक्वेटर क्लाइमेट। मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 4 फॉरेस्ट दिए होंगे, विच ऑफ द फॉरेस्ट इज नॉट कनेक्टेड या रिलेटेड विद इक्वेटर क्लाइमेट। कौन सा वृक्ष इससे संबंधित नहीं है। इस तरीके से तो क्वेश्चन कैसे भी बने। दाल चावल कैसे बना, महत्वपूर्ण ये है। परोसे आप चाहे कैसे भी, सब मैटर वही होता है, बस प्रेजेंटेशन का ही पूरा खेल है। तो जो मेन ट्री है उसमें महोगनी, एबोनी, ग्रीन हर्ट, रोजवुड, आबनूस, ऑर्चिड,
सिंकोना, ये सभी के सभी ट्री मैक्सिमम सॉलिड वुड है। इनकी वुड्स लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है। और एक और ख़ास बात जो सबसे इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, द रेन फॉरेस्ट इज मेड ऑफ वेरी डेंस वेजिटेशन। ये काफ़ी सघन वनस्पतियाँ रखते हैं। और 4 स्क्वायर miles of rainforest may contain in many 750 species trees and 1500 species of फ्लावर प्लांट। कुल मिलाकर के यहाँ पर फॉरेस्ट की वैरायटी, चाहे वो फूलों के रूप में हो चाहे नॉर्मल प्लांट के रूप में, सबसे ज़्यादा है। इसलिए इस पूरी क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें, ये क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी, तो ये ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ग्लोब में अगर लेटीट्यूड वाइज पूछा जाए तो इक्वेटर पर पाई जाएगी। इक्वेटर पर सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी होती है। तो ये सन के नियरेस्ट है, यहाँ पर मैक्सिमम रेन होती है। अब किस क्लाइमेट में अगर आती है तो वो क्लाइमेट हो जाएगी इक्वेटर क्लाइमेट। इक्वेटर क्लाइमेट। और इक्वेटर क्लाइमेट में भी अगर पूछ दिया जाए किस देश में, किस महाद्वीप में, तो महाद्वीप में साउथ अमेरिका, और देश की बात करेंगे तो कांगो रिपब्लिकन गणराज्य, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि इक्वेटर के आसपास सबसे ज़्यादा कवर है। किस मंडल में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? वायुमंडल में, जल मंडल में, स्थल मंडल में, आपके स्थल मंडल में, जल मंडल में? तो आंसर होगा जल मंडल में, हाइड्रोस्फीयर में। क्योंकि हमने शुरुआत में बताया था कि विश्व में सबसे अधिक पानी है, 75% से भी ज़्यादा। और महासागर के अंदर की जो प्लेट्स हैं, तल है, उसमें सबसे ज़्यादा मैदान पाए जाते हैं। तो महासागरों के अंदर की जो दुनिया है सबसे ज़्यादा रंग बिरंगी है, जैव विविधता भरी है। तो महासागरों में सबसे अधिक जैव विविधता है, जलमंडल में सबसे अधिक जैव विविधता है, विश्व रेखा के आसपास सबसे अधिक जैव विविधता है, विषुवतीय जलवायु के आसपास सबसे अधिक जैव विविधता है, अमेरिका अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जैव विविधता है, और कांगो रिपब्लिकन गणराज्य में सबसे अधिक विविधता है। भारत की अगर बात करें तो भारत में जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ होगी? जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मानसून की चूंकि 2 ब्रांच है, एक है वेस्टर्न कोस्ट, एक है अरब सागर की। तो वेस्टर्न कोस्ट का वेस्टर्न एरिया, जैसे केरल की साइलेंट वैली में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और इधर से देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट हिमालय, जो मेघालय का रीजन है, यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ओके, अब देयर आर सेवरल लेयर्स ऑफ वेजिटेशन इन ए रेन फॉरेस्ट। जितने फॉरेस्ट होते हैं उनकी जो वैरायटी है उसमें टोटल हमें कुछ लेयर्स मिलती हैं। लेयर का मतलब होता है जो भी प्लांट्स होते हैं, क्योंकि वेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर अधिक होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ज़्यादा होती है, तो इतना अंधेरा होता है कि नीचे तक दिखता ही नहीं। लेकिन ऊपर के जो प्लांट हैं वो उनकी लंबाई बढ़ती रहती है, सूरज की प्रकाश को पकड़ने की होड़ होती है कि पहले हम। तो इन दिस कंडीशन अगर एक प्लांट है तो नॉर्थ यानी उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर ये हमारा सरफेस एरिया है, ये हमारा स्काई है। तो धरातल से लेकर के सरफेस यानी धरातल से लेकर के स्काई तक सबसे ऊपर से शुरू करेंगे तो हमें जो फॉरेस्ट वैरायटी मिलती है वो है इमरजेंट, फिर है कैनोपी, अंडर स्टोरी और स्क्रब लेयर। ये क्रम होना चाहिए। अब आपकी सुविधा के लिए हमने मैप का भी पूरा इस्तेमाल किया। ये एक सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उनकी वैरायटी है, क्योंकि ऊपर सन से मुकाबला होता है, सन की लेयर का मूवमेंट होता है। ऊपर जो आप देख सकते हैं एक कवरिंग एरिया है, तो सबसे ऊपर के जो प्लांट होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है उनको इमरजेंट लेयर कहते हैं। सबसे ऊपर की लेयर है। इस लेयर से नीचे आने पर इसका जो मिडिल एरिया है इसको हम कैनोपी बोलते हैं, जो दोनों के लगभग बीच में पाई जाती है, आधा ऊपर आधा नीचे। तो कैनोपी का क्रम जस्ट इसके बाद होगा। इसकी हाइट कम होती जाएगी, सिंपल सी बात है। और यहाँ भी प्रकाश संश्लेषण पर्याप्त होता है। ये जमीन से लगभग अगर ये 40 मीटर है तो ये 20 मीटर के आसपास जस्ट हाफ हो जाएगा।
कैनोपी के जस्ट नीचे अंडर स्टोरी पाए जाते हैं। तो अंडर स्टोरी की हाइट और कम होती है। यहाँ पर प्रकाश की लाइट धीरे धीरे कम दिखना शुरू हो जाती है। ये समझ लीजिए जैसे झाड़ियाँ और घास फूस होते हैं, थोड़े से पेड़ों के ऊपर जो बेल लिपटी रहती है, जो कह सकते हैं तने होते हैं, वो अंडर स्टोरी होते हैं। यानी एक मेन प्लांट आपका ये है, तो इस प्लांट के आसपास इस तरीके से कोई बेल लिपटी है जो इसको कवर करती है, तो ये अंडर स्टोरी हो जाएगी। सबसे नीचे जो है वो है स्क्रब लेयर, जो सरफेस एरिया में सबसे ज़्यादा होगी, सबसे निचले लेवल पर। तो यह यहाँ पर सन की लाइट मिलती ही नहीं। ये सरफेस एरिया का निचला एरिया है, जहाँ पर मिट्टी में दलदल है, जहाँ पर मैक्सिमम रेन है, उस एरिया में जो भी क्लाइमेट इकोलॉजी से डेवलप होती है वो आपकी होती है स्क्रब लेयर। तो स्क्रब लेयर के ऊपर अंडर स्टोरी के ऊपर कैनोपी, और कैनोपी के ऊपर इनमर्जेंट। अब इसमें क्वेश्चन अगर बनाया जाएगा तो सीडीएस एनडीए डिफेंस जैसे एग्जाम या यूपीएससी एग्जाम में सीरीज का खूब कॉन्सेप्ट है। तो चाहे नीचे से चाहे ऊपर शुरू करें, तो जो क्रम है इनके नाम के अकॉर्डिंग आप इनकी सीरीज बना दीजिए। सबसे पहले ई आएगा, फिर सी आएगा, फिर यू आएगा, फिर एस आएगा। ठीक, ECUS, इकस। आप नीचे से भी देख सकते हैं, अगर इधर से देखेंगे तो भी बन सकता है, जैसे एस यू, यहां से देखें एस यू सी ई, शक हो जाएगा, और पलट देंगे तो इकस हो जाएगा। तो अपने तरीके से इसकी इमेजिंग करें। इमरजेंट सबसे टॉप पर होता है और स्क्रब लेयर सबसे बॉटम पर होता है। ठीक, ईसी इकस। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखें। और विच ऑफ द लेयर इज नॉट फाउंडेड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्टिंग बायोडाइवर्सिटी, कौन सी नहीं पाई जाती, तो इन चारों को रखिए, इनमें से कोई एक हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अगला सेक्शन होगा यहाँ का टेम्परेचर और रेन। टेम्परेचर चूंकि नियरेस्ट ऑप्शन होते हैं, तो टेम्परेचर तो अधिक होगा ही, चूंकि ये अगर ग्लोब है, ये अगर सन है, तो इक्वेटर नियरेस्ट ऑप्शन हमेशा ही रहेगा। ये पूरी क्लाइमेट में मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। यहाँ जो डिफरेंट है समर और विंटर का बहुत कम होगा, तापांतर भी कम होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं यहाँ पर मिलेगा। तो 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर मिलता है मंथली का, और एवरेज एनुअल की बात करें 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो एक अच्छा खासा टेम्परेचर होता है। और द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ, यानी जो सबसे समर सीजन है और विंटर सीजन है, इनके बीच में एनुअल टेम्परेचर रेंज यानी वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। 3 डिग्री का भी अंतर नहीं रहता। यानी कुल मिलाकर कई सी क्लाइमेट है जहाँ सर्दियाँ बहुत सर्दी होती, गर्मियाँ बहुत गर्म होती है। सर्दियों में टेम्परेचर पता लगा 0 से 1 डिग्री, तो गर्मियों में ये 25 के ऊपर चला जाए, तो अंतर 19-20 का हो जाता है। यहाँ पर जो अंतर होगा वो 3 से ज़्यादा नहीं होगा। कुल मिलाकर के अगर 25 है तो 28, और 26 है तो 29, यानी गर्मियों में भी गर्मी पड़ेगी, सर्दियों में भी गर्मी पड़ेगी। इक्वेटर ऑलवेज नियरेस्ट ऑफ सन होता ही है, इसलिए यहाँ पर तापांतर जो है डिफरेंट बिटवीन टेम्परेचर मिनिमम होता है, वेरी स्मॉल होता है। वर्षा यहाँ पर 200 सेंटीमीटर जो होती है, या 2000 मिलीमीटर या 2 मीटर। और ये मूसलाधार, धुआंधार, गर्जनाधार, रेन विद थंडर, ये होती है आपकी थंडर और लाइटिंग वाली। बादल चमकते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं। ठीक, शांत नहीं रहते, और ये गरजते भी नहीं, बरसते भी हैं। कुछ बादल ऐसे होते हैं जो गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं, गरजते भी हैं, बरसते भी हैं। और हाई रिलेटिव ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ 80% यहाँ पर ह्यूमिडिटी रहती है, आर्द्रता रहती है 100 में 80%, जो अच्छी खासी होती है। नमी भी पर्याप्त होती है, क्योंकि वर्षा भी पर्याप्त होती है, वेपोरेशन भी ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। इसीलिए क्लाइमेट में इतना सब होने के बावजूद भी आप कहेंगे देखिए कितना सब कुछ अच्छा है, हरियाली भी है, सब कुछ है,
फिर भी हर क्लाइमेट के लिए कुछ ना कुछ निगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। इस क्लाइमेट में अच्छा क्या है, इकोसिस्टम सबसे अच्छा है, नेचर का वरदान है यहाँ पर। लेकिन अब इसमें निगेटिविटी अगर खोजें, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको हम पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते। प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से हम दोहन नहीं कर सकते। उसकी वजह यही कि जंगल के अंदर सरवाइव करना मुश्किल है। जो वहाँ के जनजाति हैं, ट्राइब्स हैं, वो तो वहाँ रहेंगे ही, वो उनका हाउस है, घर है। लेकिन अगर हम जंगल में आधुनिक सुविधाएं खोजें तो बहुत मुश्किल है। अब जंगल के अंदर इतनी मेडिसिन होती है, इतनी औषधियाँ हैं, इतनी दवाइयाँ हैं, इतने अच्छे फ्लावर्स हैं, उनका इस्तेमाल हम मेडिसिन लाइन में करते हैं और कर सकते भी हैं। लेकिन उसको वहाँ से लाना और यूटिलाइज कर पाना काफ़ी टिपिकल काम होता है, क्योंकि आप गाड़ियों से अंदर जा नहीं सकते, घना जंगल है, और जंगल के अंदर अमेजन और कांगो जैसी नदियाँ बहती हैं, डायरेक्ट वाटरफॉल है। तो बोट से भी जाएंगे तो पता नहीं कहाँ जाएगी। उस घने जंगल में सांप भी होगा तो अनाकोंडा टाइप का। अब अनाकोंडा मूवी देख के हमारी बात समझ सकते हैं। तो जंगल में दलदल है कि मशीनें भी नहीं जा सकती। ऊपर से मच्छर भी होगा तो इतना बड़ा होगा, हर तरीके की वैरायटी है। ऊपर से वहाँ के ट्राइब्स लोग हैं जो तीर कमान से आपका स्वागत करेंगे। तो ले देकर के अगर जंगल में 20 जाएंगे तो 5 ही लौटेंगे, 15 वहीं के होके रह जाएंगे। ये इस क्लाइमेट की खास बात। इसलिए इस क्लाइमेट में सब कुछ होने पर भी कुछ ना कर पाने की व्यवस्था है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट इस क्लाइमेट के बारे में कहते हैं पावरलेस क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड। इसको हम शक्तिहीनता की जलवायु कहते हैं। इस क्लाइमेट में एनर्जी कम है। पावरलेस का मतलब है सब कुछ है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर डेली पानी बरसता है। ये हार्ट है, वेट इक्वेटर क्लाइमेट है, गर्म है और आर्द्र है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। ये क्लाइमेट जहाँ पर है वहाँ पर विकासशील देश अधिक है। तो ये विकासशील देशों की जलवायु है। ये वो विकासशील देश जो पूरी तरीके से आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं है, उनको इसीलिए इस क्लाइमेट में जो पिछड़े गरीब देश हैं, एक क्लाइमेट ऑफ इकोनॉमिकल पुअर कंट्रीज, तो ये पिछड़े गरीब आर्थिक दृष्टि से कमजोर विकासशील देशों की जलवायु है। क्योंकि नेचर में इतना है लेकिन फिर भी हम उसको कर नहीं। अब जंगल के अंदर वुड्स को काटना कठिन है। कमर्शियल लेवल पर वुड्स की काफ़ी वैल्यू होती है, लेकिन एक तो हमारा इकोसिस्टम है, इनको हम छेड़ नहीं सकते और यूटिलाइज भी नहीं कर सकते, हम थोड़ी देर के लिए। इसलिए यहाँ पर संसाधन है। ऊपर वाले ने यहाँ छप्पर फाड़ के नहीं, लिंटर तोड़ के दिया है, लेकिन हम विकसित नहीं कर सकते। जबकि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जब आप पढ़ेंगे, भूमध्य सागरीय जलवायु, एक भूमध्य रेखा है, एक भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको वहाँ के देश यूटिलाइज करते हैं। अंगूर हैं, संतरे हैं, नींबू हैं, आपके जैतून की वुड्स है और कई से ट्री हैं। तो वहाँ पर फलों के बगीचे, ना कि घने जंगल है। इसलिए भूमध्य सागरीय जलवायु अमीर और रिच विकसित देशों की जलवायु है, जबकि भूमध्य रेखा रेखी जलवायु गरीब पिछड़े देशों की जलवायु। तो इसीलिए ये सारी बातें कभी कभी टाइटल से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। हर क्लाइमेट का अपना कोई ना कोई टाइटल है। जैसे मेडिटेरियन क्लाइमेट को ब्रेड ऑफ बाउल ऑफ वाइन बोलते हैं, शराब का प्याला। बास्केट ऑफ फ्रूट्स बोलते हैं, किसी को ब्रेड ऑफ बास्केट बोलते हैं। तो हर क्लाइमेट के अपने टाइटल्स हैं, तो उनको भी ध्यान रखिए। तो लेक्चर की डिजाइन हमने उसी तरीके से की जिससे आपको एक ही फ्रेम में सारी चीज़ें बताई जाएं। इस क्लाइमेट में कौन कौन सी ह्यूमन स्पाइसीज है, मानव प्रजातियां हैं, वो लगभग सब जनजातियां हैं। तो हर क्लाइमेट में कौन कौन सी मानव प्रजातियां हैं, कहीं बुशमैन हैं, कहीं खिरनीज हैं, कहीं लैप्स हैं, कहीं मसाई हैं, कहीं सकाई हैं। तो या तो क्लाइमेट वाइज आ जाए। तो इस क्लाइमेट में कई ट्राइब्स हैं और ये सारी ट्राइब्स जो हैं वो इक्वेटर क्लाइमेट से बिलोंग करती हैं, इक्वेटर क्लाइमेट्स में आती हैं। ठीक, इनका संबंध इक्वेटर क्लाइमेट से। अब आइए कौन कौन सी ये चेक कर लेता हूँ और रिवाइज करा देते हैं। पहली है हुलिक जनजाति, जो पपाया और न्यूगिनी में पाई जाती है। फिर है पिग्मी, जो कांगो, जायरे या कांगो के पिग्मी, पहले जायरे था, अब इसका नाम हो गया कांगो और कांगो रिपब्लिकन। मसाई केन्या की है, बहुत फेमस। सकाई
देखिए मसाई और सकाई में बहुत नियरेस्ट है, सकाई मसाई मसाई सकाई। तो सकाई साउथ ईस्ट एशिया की है, यानी इंडोनेशिया मलेशिया के जावा सुमात्रा के जो जंगल है वहां पर सकाई और शिमांग पाई जाती है दोनों। तो दोनों का जो एस है इसको साथ जोड़ दीजिए, एस फॉर साउथ कर दीजिए, यानी साउथ ईस्ट एशिया का जो एस है, एस फॉर सकाई, एस फॉर शिमांग और एस फॉर साउथ ईस्ट एशिया। और मसाई को कर दो दोनों के साथ, केन्या के साथ। तो शिमांग और सकाई साउथ ईस्ट एशिया या इंडोनेशिया। बंतु मिडिल अफ्रीका की एक फेमस जनजाति है जो मिडिल अफ्रीका के सभी देशों में पाई जाती है, बंतु। बेद्दा श्रीलंका से संबंधित क्लाइमेट है, जनजाति है। टोडा की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है। टोडा इंडिया में तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजाति है जो नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है। नीलगिरी पर्वत वो पर्वत है जहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट दोनों आपस में मिलते हैं। ये अगर वेस्टर्न कोस्ट माउंटेन है, ये ईस्टर्न कोस्ट माउंटेन है, तो दोनों का मिलन होता है नीलगिरी पर। ये हो गया नीलगिरी। तो इसी नीलगिरी माउंटेन पर पाई जाने वाली जो जनजाति है वो है टोडा जनजाति। और अगली है अमरेजिन या अबरेजिन। अमेजन नदी के नाम से ये क्लाइमेट मिलती है अमेजन के घने जंगलों में, यानी ब्राजील के आसपास। तो ये सारी क्लाइमेट जनजातियां इक्वेटर क्लाइमेट में हैं। अब इसमें कुछ समझ आए कि विच ऑफ द ट्राइब्स इज नॉट लोकेटेड इन इक्वेटर रीजन या क्लाइमेट। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विषुवतीय क्षेत्र में नहीं पाई जाती? तो इनमें से कोई एक नहीं पाई जाती। तो आगे टॉपिक वाइज हम इसको भी देखते रहेंगे। बता के देखिए, बताने को बहुत कुछ है, किसी भी टॉपिक का द एंड कभी नहीं होता। कुएं में पानी कितना है महत्वपूर्ण ये नहीं होता, हमने ये बात पहले भी बताई थी। हमें चाहिए कितना महत्वपूर्ण ये है। तो इक्वेटर क्लाइमेट के संबंध में गूगल पर नेट्स पर अच्छे अच्छे लेख लिखे हैं, लेकिन आपको स्कॉलर नहीं बनना है, कंप्यूटर बनना है। आपकी प्रवृत्ति सूप जैसी होनी चाहिए, चलनी जैसी नहीं। सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। हमें कितना नहीं पढ़ना है, कितना हमें छोड़ना है, ये सबसे पहले सीखना चाहिए। तो हमें एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। तो इसी आधार पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उन्हीं को हमने शेयर किया। और खुद भी आप थोड़ी मेहनत करेंगे, कुछ चीज़ें और भी मिलेंगी। तो समय के अनुसार जो बातें अभी नहीं भी बताई, तो सही मौका आएगा तो उनका भी नंबर आएगा और सबका नंबर आएगा, अपना भी नंबर आएगा। तो हम चाहेंगे सभी लोग अच्छी जगह सिलेक्शन लें और उससे पहले रणनीति अच्छी करें। इसी उम्मीद के साथ हमारी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी ग्रासलैंड क्लाइमेट के साथ, जिसमें सवाना और स्टेपी इन दोनों को कोऑर्डिनेट करके हम पढ़ाएंगे। तब तक आप भी अपनी तैयारी कर लें, थोड़ा पढ़ लें, समझ लें। सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।